हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि होगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हमने टेक्स्ट है, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर की। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स और भी बहुत सारी बुक्स के अंदर हैं, बहुत सारे सैम्पल्स पेपर आते हैं, बट हम एनसीईआरटी क्यों करें? क्योंकि देखिए, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा करीब करीब ये मान लीजिए आप 5 और 6 ईयर्स एक्सपीरियंस की के बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरा कंटेंट मैंने आपको बोर्ड पे दिया है, और अभी जो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पिक हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम्स के अंदर उन क्वेश्चन आंसर्स को आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो इसी वजह से बस हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, कोई भी सैम्पल पेपर जो लास्ट 10 ईयर्स होते हैं, वो मैंने वैसे तो जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कंटेंट में मिलेंगे, बट फिर भी अगर कोई अलग आता है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके सिलेबस के बिहाफ पे, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइए, या फिर आप हाँ जी, यही एक तरीका है कि आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए और मैं उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आंसर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात मेरे को डिस्कस करनी है आपके साथ। वो टॉपिक है जो वो इस के रिगार्डिंग है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं जैसे अपनी वीडियोस का जो लिंक है वो व्हाट्सएप से आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर ही वो वीडियो चला लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अब उसका बेनिफिट भी बताऊंगा। आप जो व्हाट्सएप पे आप वीडियो देख रहे हो, आप उसकी बजाय जो व्हाट्सएप के आपके पास वीडियो का जो लिंक आया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप मेरे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आपके लिए बेनिफिशियल है वो वीडियो, तो आप उसको देखिए। दूसरी चीज़ जो आप व्हाट्सएप पे करते हैं, व्हाट्सएप पे आप जो क्वालिटी वीडियो की चलती है वो तो ऑटोमेटिक चलती है, शायद ऑटो होती है वो। आप यूट्यूब पे आप उस क्वालिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे 240 चलती है, 360 चलती है, 480 चलती है, 720 चलती है, तो आपका जो मर्जी वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है बस। यूट्यूब में वीडियो के साइड में एक जो 3 डॉट्स लगे होते हैं, वहाँ पे जाइएगा आप, तो वहाँ पे आपको ये सारे जो मेनू बार मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस तरह से आप वीडियो की क्वालिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आए। तो अब उनके पास भी इसका अल्टरनेट है कि वो यूट्यूब पे वही जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे जाके उनको स्पीड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वहाँ से आप वीडियो की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होंगे यूट्यूब पे जाने के लिए। थोड़ा सा बेनिफिट मेरा भी है, ओके। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप की बजाय आप उस वीडियो के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, यूट्यूब पे आइए, वहाँ पे वीडियो को वॉच कीजिए। जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लें, घटा लें, स्पीड को बढ़ा लें, घटा लें, तो आपका बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट है। और वीडियो को लाइक जरूर, अगर आपका कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब करते हैं हम अपना टॉपिक। अब टॉपिक से पहले आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैसे देखिए, मैंने आपको शायद 15 और 16 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। अब उनके अंदर मैंने ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं की है, क्योंकि मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा काम है बस आपको आपके जो एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प करना। तो बाकी जो ज़रूरी चीज़ें उनको डिस्कस करते रहेंगे, बट ज़्यादा बातें मैं नहीं करता। हो सकता है कई को लग रहा है कि सर मजाक नहीं करवाते, या थोड़ा बहुत कॉमेडी तो होनी चाहिए। देखिए, वो थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, आगे कोशिश करूँगा मैं, बट ज़्यादा नहीं। तो अब हम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए हैं, तो मैं उनका नाम भी मेंशन क्यों करूँगा कि किसके कमेंट्स आए हैं, और फिर वो उनको क्या प्रॉब्लम है उसका भी हम आंसर कर देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा अब ये जिनके कमेंट आए उनके लिए तो उनसे तो रिलेटेड है, उनके लिए बेनिफिट है, पर जो दूसरे स्टूडेंट हो सकता है उनको थोड़ा सा अजीब लगे, बट फिर भी हम उनको आंसर करते हैं। तो मेरे पास जो कमेंट आए हैं वो कमेंट हैं, एक है
कन्नू शर्मा कोई नाम से है, अब पर्टिकुलर नेम क्या है वो स्टूडेंट को पता लग जाएगा, जिसके लिए मैं ये आंसर कर रहा हूँ। तो जो कन्नू शर्मा हैं उनका कमेंट मेरे पास आया है कि सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समझ नहीं आया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समझ नहीं आया। तो देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के ऊपर मैंने शायद 1 या 2 वीडियो डाली हैं, जिनके अंदर मैंने वाटर का ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम और फूड का ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट हो सकता है आपको नहीं समझ। तो आप एक बार फिर से, मैं मेरे कहने पर एक बार फिर से आप वीडियो को बड़े ध्यान से वॉच कीजिए, देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो पर्टिकुलर आप मेरे को पॉइंट बताइए कि सर ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद विनोद कुमार का कमेंट आया है कि सर मैनी टाइम्स लेटर डिड नॉट शो क्लियर। उनका कहना है कि कई बार जो लेटर्स हैं बोर्ड के ऊपर वो अच्छे से दिखाई नहीं देते। मैं इसको बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आगे से मैं थोड़ी सी लेटर को बड़ा भी लिखूंगा, और जो लाइट की एडजस्टमेंट है वो भी मैंने की है, तो हो सकता है अब आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आया है कि आशीष खत्री हैं। आशीष खत्री जी ने कमेंट किया है कि सर जब वेंट्रिकल्स एक्सपेंड होते हैं तो ब्लड एटीरियम से आता है, तो प्रेशर किस चीज़ पर लगा है, वो प्रेशर ब्लड वेसल पर तो नहीं लगता। ओके, हाँ जी, तो इनका जो कमेंट है वो शायद ये है, ये कह रहे हैं मैंने 2 तरह के ब्लड प्रेशर समझाए थे, आपको बताए थे। एक ब्लड प्रेशर था सिस्टोलिक, और दूसरा था डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था और दूसरा था डायस्टोलिक। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जब वेंट्रिकल एक्सपेंड होते हैं, ओके, तो तब जो ब्लड है वो एटीरियम से वेंट्रिकल में आता है, तो तब तो ब्लड प्रेशर पे प्रेशर नहीं लगता। ओके, तो ये मीन्स बात कर रहे हैं डायस्टोलिक की, क्योंकि जब कंट्रैक्शन करते हैं वेंट्रिकल तब लगता है सिस्टोलिक, जब एक्सपेंड करते हैं तब लगता है डायस्टोलिक। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। आशीष जी, आप ये बोल रहे हो कि ये हमने एक एटीरियम मान लिया, तो ये हमने वेंट्रिकल मान लिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और ये हो गया अपना लेफ्ट एटीरियम। अब आशीष सर का कहना है कि जब ये एक्सपेंड होता है, देखिए एक्सपेंड को मैंने इसलिए मतलब एक्सपेंड हो रहा है ये, तो ब्लड है जो वो यहाँ से यहाँ आता है, नो प्रॉब्लम, ब्लड यहाँ से आता, कोई बात नहीं है। अब बोल रहा है आशीष जी कि देखिए यहाँ पे एक ब्लड वेसल होती है, ये होती है एओर्टा, ये होती है एओर्टा। ओके, अब यहाँ से ये एक्सपेंड होता है तो ब्लड यहाँ आता है। देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ब्लड जाएगा यहाँ पे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे यहाँ पे ब्लड ने जाके जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ओके, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो अब डायस्टोलिक कब होता है, देखिए जैसे ही ये कंट्रैक्ट होता है इसके बाद ये एक्सपेंड होगा, जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लड है ये यहाँ जाना बंद हो जाएगा या एकदम से ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड का प्रेशर है वो धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज होता है। तो डायस्टोलिक की जो रेंज थी हमने मान ली 120 mF/G, तो अब इससे ये आता है 80 तक। तो अब जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ से प्रेशर कम होने लग जाएगा। जैसे ही एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे ब्लड यहाँ पे पहुंचा तो एकदम से जाके प्रेशर लगा, वो होगा सिस्टोलिक। अब वो प्रेशर धीरे धीरे कम होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसको क्या करना है, एक्सपेंड। अब जब ये एक्सपेंड हो तो वो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो जब ये प्रेशर डिक्रीज होकर मिनिमम वैल्यू पे आता है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब वो प्रेशर भी लग किस पे ही रहा है, ब्लड वेसल्स पे ही। अब भी वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे ही लग रहा है, ब्लड के द्वारा ही लगाया जा रहा है। अब तुम बोलते हो कि सर यहाँ से अभी ब्लड यहाँ भी तो गया है ना, ये बात भी सही है कि यहाँ पे आता है, बिल्कुल यहाँ पे इसकी वॉल्स पे भी ब्लड प्रेशर लगता है, बट यहाँ भी तो ब्लड प्रेशर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं लग रहा, ब्लड प्रेशर तो वहाँ भी लग रहा है, बट वहाँ पे पहले मैक्सिमम वैल्यू थी, अब मिनिमम। अब इससे ज़्यादा कम क्यों, क्योंकि दोबारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न था। तो आपके कमेंट का जो आंसर है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप बोल दीजिए, फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से आंसर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब आशीष खत्री जी का ही दूसरा कमेंट आया था, और जो दूसरा कमेंट है वो क्या है, वो है कि एक्वाटिक एनिमल्स लिव इन वाटर
एंड इन वाटर देयर इज लेस ऑक्सीजन सो दे रेस्पायर रैपिडली। जी, इसका आंसर मैं कर चुका हूँ, ये मैंने खुद से ही क्वेश्चन बताया था आपको कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको एडवांटेज होता है एक्वाटिक की बजाय, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एडवांटेज होता है एक्वाटिक की बजाय, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है वो रहते हैं लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर अगर वो रहते हैं तो वो रेस्पायर करते हैं लंग्स से, और लंग्स से रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। उसके बाद जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं वाटर के अंदर। तो जो वाटर के अंदर रहते हैं वहाँ पे वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और जो अपना वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन, जैसे एयर के अंदर। तो एयर वाले जो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, वो इसलिए धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हैं, उनको अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रही है। बट जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो बार बार रेस्पिरेशन करते हैं, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ। तो ये रीज़न है। तो ये आप आई होप आपको समझ आया होगा, इसलिए आपने कमेंट भी इस तरह का किया है। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट। अब सारे कमेंट्स का तो आंसर नहीं दिया जा सकता, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जो मेरे पास क्वेरी आती है मैं उनको आंसर कर पाऊँ। अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जो कि होगा आज का टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, या एनसीईआरटी की पर्टिकुलर बुक नहीं है तो आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे एस चांद है, वीके वालों की है, कोई भी बुक है, प्रदीप है, दिनेश है, कोई भी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो सभी के अंदर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिए होते हैं। आंसर्स हो सकता ना दिए हों बट क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो आप कोई भी ऐसी बुक ले जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं, और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वीडियो के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन वो नज़र आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बस कंटिन्यूसली बस मेरे साथ बने रहिए, आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स भी अच्छे आएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं एनसीईआरटी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी डिफ्यूजन वाला है। देखिए मैं पहले कराऊंगा इन टेक्स्ट, जो एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन उनको बोलते हैं हम, वो क्वेश्चन हैं वो पहले वो कराएंगे, फिर करते हैं हम डिस्कस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को। और अब साथ के साथ देखिए जो मेरे कंटेंट के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं उनका आंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मैं पहले करवा चुका। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन, तो उसके बाद आप खुद को पता लग जाएगा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये होगा तभी जब आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, रीड आउट कर रखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ए डिफ्यूजन अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन सिंपल सा प्रोसेस होता है, उस डिफ्यूजन की वजह से ह्यूमन की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर हम लिखते हैं। वैसे मैंने शायद करवाया भी है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आंसर फर्स्ट है ये। तो ये क्या है, देखिए ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी लार्ज, ह्यूमन बॉडी इज वेरी लार्ज एंड need a high amount of oxygen, need a high amount of oxygen। जो ह्यूमन की बॉडी है वो बहुत बड़ी होती है और उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। जो डिफ्यूजन है वो कैसा प्रोसेस, बहुत ही धीरे होने वाला प्रोसेस है। तो धीरे होने की वजह से वो जो बॉडी छोटी है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, उनकी बॉडी तो एक सेल की होती है, बहुत छोटा साइज है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की
अमाउंट की जो नीड है वो भी कम होती है। इस वजह से जो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे भी ऑक्सीजन की अगर सप्लाई होती है छोटी बॉडी में जल्दी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, तो वहाँ पे काम चल जाता है। बट ह्यूमन की बॉडी बहुत लार्ज है, ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए, अब स्लो प्रोसेस से काम चलने वाला नहीं है, तो देयरफॉर बट डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। सो दिस high amount of oxygen, so this is high amount of a oxygen cannot be supplied by diffusion, therefore our body has a special arrangement to supply materials in our to supply materials। और कौन सा है स्पेशल अरेंजमेंट, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप चैप्टर कर चुके। कौन सी है स्पेशल अरेंजमेंट? ये स्पेशल अरेंजमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरा लिख लेते हैं, बट ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी है इज वेरी स्मॉल, therefore need less amount of O2 and this less amount of O2 can be easily supplied by simple process like a diffusion। और अब जो ये थोड़ी सी अमाउंट है ऑक्सीजन की, जो ये थोड़ी सी अमाउंट, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी है और छोटी बॉडी को जो ऑक्सीजन की अमाउंट वो भी कम चाहिए, इस वजह से अब थोड़ी सी अमाउंट को तो डिफ्यूजन जैसे सिंपल प्रोसेस से हम आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। तो ये रीज़न था कि जो ह्यूमन की बॉडी है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन के जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में डिफ्यूजन से काम नहीं चलता, उनकी बॉडी में स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैंने शायद डिस्कस तो किया था बट ये आंसर नहीं लिखवाया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हाँ जी, आपका ये नोट हो गया, वेरी गुड, हो गया है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कह रहा है कि हम कैसे बताएं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, मतलब जिंदा चीज़ों को बताने के लिए मीन्स हमारे को बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। हम कर चुके हैं, बिल्कुल हम कर चुके हैं, मैंने नोट्स में अंदर मैंने बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें लिखी थी, आपने उतारी भी होंगी, वेरी गुड। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, देखिए क्या है, क्या कह रहा है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से रॉ मटेरियल्स को, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को वो यूज कर रहा है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन किए थे, है ना, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल्स थे वो डिफरेंट थे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, आंसर नंबर 3 है ये, देखिए मैं सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस में मान रहा हूं, आंसर नंबर 3, ओके। तो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो जैसे अगर मैं बताऊं, हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, ऑटोट्रोफिक,
अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में अगर प्लांट है तो जो रॉ मटेरियल वो यूज कर रहा है, देखिए आउटसाइड रॉ मटेरियल पूछा है, बाहर से क्या ले रहा है, तो प्लांट क्या लेते हैं, प्लांट पता है आपको क्या लेते हैं, CO2 वाटर प्लस मिनरल्स, थोड़े बहुत मिनरल्स भी लेते हैं। अब बोलोगे सर सनलाइट भी लेता है, भाई सनलाइट है जो मेटल नहीं होती, वो एनर्जी होती है। उसके बाद देखिए ऑटोट्रोफिक में और भी होते हैं, कौन, बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरियाज के अंदर जो रॉ मटेरियल्स वो क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक, देखिए ये भी इनऑर्गेनिक है, मटेरियल्स लाइक आप कह सकते हैं जैसे कि डिफरेंट गैसेज, ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग गैसेज को, अलग अलग मटेरियल्स को, एटम्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ये हो जाएगा। अगर वो ऑर्गेनिजम्स हैं हेट्रोट्रोपिक, तो हेट्रोट्रोपिक्स क्या होंगे। अब हेट्रोट्रोपिक्स के अंदर मैंने एक एक टाइप को बड़े अच्छे से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो आप वो बता सकते हैं। हेट्रोट्रोपिक में सभी का जो बेसिक था वो क्या था, प्लांट्स। सभी हेट्रोट्रोपिक का अगर हम देखें तो सभी का जो बेसिक जो फूड था वो क्या था, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि थे फोटोट्रोप्स प्लांट्स, है ना, कि जो हर्बीवोर्स वो प्लांट को खाते हैं, फिर कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो इसकी बताने की जरूरत नहीं, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। बेसिकली जो फूड प्रिपेयर कर लें, रॉ मटेरियल जो लेते हैं वो प्लांट्स लेते हैं और बैक्टीरिया लेते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, जी बिल्कुल, वेरी गुड, दिख रहा है। तो व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कि बोला लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपको कौन से एसेंशियल प्रोसेस करने पड़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, जितने भी हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं वो सारे ही तो एसेंशियल हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लिख देंगे, जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारे लाइफ प्रोसेस हमारे करने पड़ते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा है जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए ये भी हम कर चुके, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिखवाए। अब कुछ आपको भी ऐड करना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस से भी लिखना होगा। अब ऐसा हर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिखवाएंगे, ऐसे तो आपकी जो खुद की सेंस है वो जीरो हो जाएगी, आप कॉपी पेस्ट करने लग जाओगे, नहीं, खुद से भी कीजिए। हमने आपको ऑटोट्रोपिक पढ़ा दिया, हमने हेट्रोट्रोपिक पढ़ा दिया, अब डिफरेंशिएट करना है वो खुद से कीजिए। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट से फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए है वो कहाँ से लेते हैं। मीन्स वो पूछ रहा है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। मैंने लिखवा है नोट्स में CO2 और वाटर एंड मिनरल्स। तो CO2 कहाँ से आती है, CO2 आती है एयर से, और जो वाटर एंड मिनरल्स है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं सॉइल से। तो ये खुद से लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल, सॉरी ये तो हो चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक। हमने डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, वहाँ पे स्टोमक के अंदर हमने पढ़ा था HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसका फंक्शन क्या है, तो शायद मैंने लिखवाया था, जी बिल्कुल लिखवाया था, आपके मना करने से काम नहीं चलेगा। आप तो बहुत नोटी हैं, शरारती हैं, मस्ती करते रहते हैं, आप तो बोल देंगे कि नहीं करवाया सर, दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड,
अगर आपको आंसर लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम्स के नेम लिखवाए हैं, आप उन एंजाइम्स का नेम लिख के किसको डाइजेस्ट करते हैं लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया पेप्सिन, मैंने लिख दिया पेप्सिन, और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और मैं आपके लिए एक और चीज बता रहा हूं, एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कहां पे करता है, इन स्टोमक। कहां पे करता है, इन स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही आप डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, जैसे लाइपेज है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, इन चीजों को लिखिए, फिर किसको वो डाइजेस्ट करते हैं और कहां पे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद से टेबल प्रिपेयर करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लें, नो प्रॉब्लम, आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, आपने पढ़ा है फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है सर कहाँ पे, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो जो मेनली थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक एक्सेक्टाइन के अंदर भी होता है, बट जो मेन जो एब्जॉर्प्शन है फूड के अंदर से जो कंटेंट्स का, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो देखिए हम लिखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप खुद से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये। अब इसका क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। ये मैंने आपको लिखवाया था, कॉल्ड विलाई। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। अब ये विलाई का क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बना के हम लिखते हैं, विलाई कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, मैनी फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत पतली पतली इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ड्यू टू विच these absorb, due to which these absorbs digested food, due to which these absorbs digested food। तो डाइजेस्ट फूड को ये, इनके अंदर देखो ब्लड सप्लाई होती है और कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं पतली पतली, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टेड फूड को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाई कहते हैं। अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारी हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, लेंथ भी बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से इनके अंदर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, millions of finger like projection called villi, and due to villi it has a very large surface area। अब इन विलाई की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू दैट रीजन इट कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फूड, इसलिए आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड। और यही तो वो पूछ रहा है कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इतने अच्छे से फूड को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो ड्यू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ड्यू टू विलाई, देयरफॉर ड्यू टू विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन कैन, और स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। क्या है सरफेस, ऐसे साउथ अफ्रीका नहीं, सरफेस एरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब फूड, टू एब्जॉर्ब फूड। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, खुद से भी आप लिख सकते हैं, अगर मेरा अच्छा लगे तो मेरा भी लिख लेना, बट मैं कहूँगा मेरा ही लिखें, क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर आता है, 3 पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, आपको आसानी से 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे को आंसर लिखना होता है क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखने के बाद कि कितने मार्क्स में हमारे से आंसर पूछा गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा है क्वेश्चन,
दिखा जी। तो देखिए, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट उनके पास नेचुरल बेनिफिट्स हैं। किसके रिगार्ड करते हुए, किसको देखते हुए? टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन लेने में टेरेस्ट्रियल बेटर है एक्वाटिक से। क्यों है मैं बता चुका हूँ जी, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्साइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह से ग्लूकोज ऑक्सीजन को देने के लिए ऑक्सीडाइज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये भी मैं पढ़ा चुका। मीन्स सिंपली वे के अंदर वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, ये हम पढ़ तो चुके हैं, बट फिर भी मैं इसको लिखवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। एक आध लाइन हम इसके अंदर एक्सट्रा ऐड करेंगे, तो हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है आप खुद से देख लीजिए। अब क्वेश्चन कौन सा आंसर मैं लिखवा रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए, हम लिखते हैं पहले ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा का होता है? हीमोग्लोबिन के। बाई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, और जो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन आरबीसी। तो आरबीसी की हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिकॉज क्यों? ईच hemoglobin molecule can bind with each hemoglobin can bind with 4 molecules ऑक्सीजन। बोला हर एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है। अब हीमोग्लोबिन के ऊपर ऐड होगी ऑक्सीजन, अब इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं हम, देखिए Hb प्लस ऑक्सीजन, ये जो बनता है ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि इन विच फॉर्म ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ब्लड। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। होता क्या है, जब हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तब तो उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब देखिए, अब इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है ह्यूमंस का। उसके बाद देखिए, अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है कि सम ऑफ CO2 is transported by हीमोग्लोबिन, कि जो थोड़ी बहुत अमाउंट वो हीमोग्लोबिन, देखिए जब ये जाता है ऑक्सीजन को लेके जाता है, आते वक्त ये CO2 को बाइंड करके ले आता है, तो थोड़ी बहुत, बट ज़्यादातर अमाउंट है, बट मेनली CO2 is transported, but CO2 is transported in a dissolved form in blood, कि ब्लड के अंदर डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है CO2। थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन भी हेल्प करता है। अब ये कार्बोनिक एसिड का भी रोल होता है, कार्बोनिक जो आयंस होते हैं उनका भी रोल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम 11th क्लास की बायो पढ़े, वहाँ पे आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो क्लास है वो 10th है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर 11th में बायो अगर मैं पढ़ाता हूँ यही टॉपिक तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं बता भी सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आपके टू द जो एग्ज़ाम के
रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कि हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया है नेचर ने कि वो आसानी से जो ऑक्सीजन है, वो जो गैसेज हैं उसका एक्सचेंज करें। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आपको पता है एल्वियोलाई, कि मैनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर लंग्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो देखिए क्या है कि आवर लंग्स हैज़ या हैव मैनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मैनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर structures called alveoli, called alveoli, called alveoli। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, these alveoli has या have high supply of blood। कि जो एल्वियोलाई के अंदर है ब्लड की सप्लाई काफ़ी हाई है, अच्छी खासी अमाउंट में उनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। दीज एल्वियोलाई हैव, एक पॉइंट ये हो गया है, और नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ एल्वियोलाई का ही, हैव वेरी थिन वॉल्स, वेरी थिन वॉल्स। की इनकी जो वॉल्स हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत ही पतली वॉल्स हैं, वो पतली हैं। जो सप्लाई ऑफ ब्लड है वो भी क्या है, अच्छी खासी हो रही है। अब ड्यू टू दिस पॉइंट्स, अब और साथ में एक पॉइंट और लिखते हैं, हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सभी की बॉडी के अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये होती हैं कि हमारे लंग्स को पूछा था, हमारे लंग्स कैसे डिजाइंड हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो, तो किस तरह से डिजाइन। तो देखिए आवर लंग्स हैज़ मैनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलाई हैं इनके अंदर सप्लाई, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी। उसके बाद उनकी जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो वेरी थिन हैं ताकि गैसेज का एक्सचेंज आसानी से हो जाए। उसके बाद हैव लार्ज सरफेस एरिया, अब जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे देखिए एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये कर पाया 6 गैसेज के मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज, तो अब लार्ज एरिया है तो यहाँ पे एटलीस्ट 9 तो होंगे। तो एरिया ज़्यादा तो गैसेज का एक्सचेंज भी ज़्यादा। तो इन 3 रीज़न की वजह से जो गैसेज का एक्सचेंज है वो हमारी बॉडी में बड़ी आसानी से होता है। वेरी इजीली गैसेज आर एक्सचेंज इन आवर और इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। अब जो हैव लार्ज सरफेस एरिया, अब कितना, अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर टू 100 मीटर स्क्वायर। कुछ बुक्स 100 मीटर स्क्वायर भी लिख देती हैं, कुछ बुक्स 80 मीटर स्क्वायर लिखती हैं। तो जो एल्वियोलाई है इनका जो सरफेस एरिया ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो गैसेज का एक्सचेंज हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो लंग्स है वो गैसेज का एक्सचेंज करना क्या है, उनको O2 ब्लड के अंदर देनी है, CO2 ब्लड से लंग्स के अंदर जाती है। तो ये सारा काम कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। तो इन पॉइंट्स की वजह से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू दिस रीजन से lungs can easily exchange gases for a respiration। कि रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग करने के लिए जो लंग्स हैं वो आसानी से गैसेज को एक्सचेंज कर पाते हैं इन पॉइंट्स की वजह से। तो इस तरह से डिजाइंड है। अब इस क्वेश्चन को
मैंने लिखवाया है अप्रोक्सीमेट 3 मार्क्स के अंदर कि अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का तो आप आसानी से कर पाते हैं। अब अगर ये ज़्यादा आ जाता है तो आपको खुद से लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को मैं तीनों फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, नहीं, ये आपको करना है, ये आपकी कॉमन सेंस ही काम करेगी। तो मैंने बस आपको 2 और 3 मार्क्स के अंदर आंसर इसका लिखवाया है।